नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फोर लेन में आवागमन को सुविधाजनक बनाने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक संपन्न। अधिकारियों के सुझावों को अमल में लाने शीघ्र होगा कार्य शुरू। गणेशोत्सव के मद्देनजर आकर्षक गणेश प्रतिमाओं से बाजार हुए गुलजार। प्रतिमा विक्रेता प्रशासन की गाइडलाइन का कर रहे पालन। और दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने पदभार संभालने के बाद ग्रैंड एशियन न्यूज से की खास बातचीत। एसएसपी ने अपराधों की रोकथाम करने सहित कई सवालों के दिए जवाब। अब खबरें विस्तार से। खाद, बिजली, पानी व कीटनाशक दवा के अभाव से परेशान किसान अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले दुर्ग में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर देश के प्रधानमंत्री व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले बुधवार को दुर्ग के मेनोनाइट चर्च के सामने 15 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर किसानों के हित में अपनी आवाज बुलंद की गई। साथ ही खेती किसानी को लेकर जिस तरह से ग्रामीण युवा शहर की ओर अग्रसर होते नजर आ रहे हैं, उस पर चिंता जाहिर करते हुए धरने पर बैठे पदाधिकारियों ने बताया कि अभी के हालातों में जिस तरह से कोरोना का दंश झेल चुके किसान अब बिजली, खाद की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। पानी की कमी के चलते किसान अच्छी खेती ना कर कर्ज में डूबते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में किसान संघ वर्तमान समय में अल्प वर्षा के चलते खेत सूखे पड़े हुए हैं, जिसका सर्वे कर सूखाग्रस्त करने सहित अन्य मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को किसान संघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, किसानों का जो उत्पादन है उसके उत्पादन का जो खर्चा है उसमें लाभकारी मूल्य किसानों को चाहिए। हमें समर्थन मूल्य भी बहुत ही कम है, 1870 रुपये है, जबकि किसानों को हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर धान की खेती होती है। धान 1 एकड़ में 1 क्विंटल पैदा करने के लिए 28 रुपये का करीब खर्चा आता है और हमको मिल रहा है 1870 रुपये क्विंटल गवर्नमेंट दे रही है और उसमें भी 2 महीने खरीदते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। तो जो किसानों का जो उत्पादन खर्चा है उसके आधार पर हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। किसानों की अनेक समस्याएं हैं जो हमारे भारतीय किसान संघ द्वारा पूर्व से जो लिखित में आया हुआ है, उसी की जन जागरण के लिए किसानों के बीच में और ज्ञापन देने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को देने के लिए यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। पानी की कमी है, आज पानी भरपूर आने के बाद भी फसल होने की कोई उम्मीद नहीं है। खाद की कमी है, पहले खाद की कमी नहीं होती थी, लेकिन आज खाद की बहुत कमी है, खास करके यूरिया खाद की जी। और बिजली जो है 6 घंटा बंद रहती है और जो 18 घंटा जो पलता है पानी और 6 घंटा बंद होने के बाद में पानी जो कहते हैं सूख जाता है, तो कोई मतलब नहीं होता और बीच बीच में लाइन वैसे भी बंद हो जाता है। तो आज ट्यूबवेल है, उसका कोई औचित्य नहीं है और जहाँ लाइन है वहाँ लो वोल्टेज की भी समस्या बहुत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गणेशोत्सव के मद्देनजर शहर के बाजार आकर्षक गणेश प्रतिमाओं से सज चुके हैं। 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की गणेश प्रतिमाएं बाजार में उपलब्ध है। प्रतिमा विक्रेता शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते देखे जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेशोत्सव के मद्देनजर शहर के बाजार गणेश प्रतिमाओं से गुलजार हो चुके हैं। प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। खरीदी को लेकर लोगों का दुकानों में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की प्रतिमाएं बाजार में उपलब्ध हैं। वहीं गणेश पंडालों में रखी जाने वाली प्रतिमा भी बाजारों में उपलब्ध है। प्रतिमा विक्रेताओं द्वारा जिला प्रशासन से जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। प्रतिमा विक्रेता अरविंद कुमार मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
मूर्तियाँ तो 50 रुपये से लेके 1500, 2000, 2500 तक की मूर्तियाँ हैं। बड़ा मूर्ति 4000 रुपये तक की है। हाँ, तो शासन की गाइडलाइन चल रही है, इसलिए बड़ी मूर्ति देखने को नहीं मिल रही है, पर तो घर में बैठाने में छोटा मूर्ति ले जा रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, प्योर मिट्टी है, इको फ्रेंडली गणपति जी। ग्राहक ठीक है, आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं ग्राहक, ले जा रहे हैं मूर्ति। गौरतलब है कि कोरोना काल से गणेशोत्सव का आयोजन फीका रहा है। इस वर्ष हालात में सुधार होने की वजह से प्रशासन द्वारा आयोजन को लेकर कुछ छूट गणेश समितियों को प्रदान की गई है। बहरहाल गणेशोत्सव को लेकर शहर के लोगों में हर्ष बरकरार है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने निजीकरण के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं वे खुद तो भ्रमित हैं, साथ ही जानकारी के अभाव में दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। उन्हें ये समझाना होगा कि निजीकरण कैसे और क्यों हो रहा है। केएस चौहान ने कहा कि निजीकरण से देश में 6 लाख करोड़ का निवेश होगा, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक साल के बजट का 6 गुना ज्यादा है। इस निवेश से हमारी डीजीपी ग्रोथ करेगी और पैसा मार्केट में रोल करेगा, जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे भारत आर्थिक रूप से और सुदृढ़ होगा। जो लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं वो खुद भी भ्रमित हो रहे हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि निजीकरण कैसे हो रहा है और किस टाइप का है। ये जैसे हम अपना खेत अधिया में दे देते हैं तो खेत यूज भी होता है, हमें अर्निंग भी होती है और मालिक भी हम ही रहते हैं, सामने वाले को मालिकाना हक नहीं दे देते हैं। वैसे ही अभी जो रेलवे का, रोड रस्तों का और एविएशन का और गैस पाइपलाइन का, स्टेडियम का, वेयर हाउस का जो भी हम निजीकरण करवा रहे हैं उससे सामने वाला यूज करेगा और हमें पैसा देगा और उसके मालिक भी हम ही रहेंगे। इससे होगा क्या, इससे 6 लाख करोड़ हमें आएगा। 6 लाख करोड़ मतलब छत्तीसगढ़ के एक साल के बजट का 6 गुना, और ये लगभग 2 मदों से ज्यादा आ रहा है। 1,50,000 करोड़ लगभग रेलवे से आ रहा है और 1,60,000 करोड़ रुपए लगभग रोड रस्तों से आ रहा है। तो ये जब आएगा पैसा, जब भारत में आएगा, निवेश होगा, और ये 4 साल के अंदर आने वाला है। जब आएगा पैसा तो इससे 2 चीजें होंगी। एक तो हमारे जीडीपी बढ़ेगा, दूसरा जब ये पैसा आएगा तो मार्केट में रोल करेगा और उससे हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारे रोजगार के नए नए साधन होंगे और भारत आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सुदृढ़ होगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही भरसक अच्छा कदम लिया गया। और मजे की बात यह है कि हमारा कदम देख के दूसरे देश वाले भी ये कदम उठाने के लिए तैयार हो गए हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनका 70 से 80% निजीकरण ही है। आप भले अमेरिका ले लीजिए या यूरोप की कुछ कंट्रीज ले लीजिए, उनमें सबसे ज्यादा 70-80% निजीकरण होता है। ये निजीकरण का भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इस निर्णय का बहुत ज्यादा पुरजोर स्वागत करती है और बहुत ही अच्छा कदम है। और ये अभी जो कोविड-19 के दौर में पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसमें ये वाला कदम भारत को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा उन्नति की ओर लेके जाएगा। ये ऐसा है कि शक्ति का होना मायने नहीं रखता, शक्ति का इस्तेमाल करना मायने रखता है। बुधवार की दोपहर जामुल थाना क्षेत्र स्थित खेदामारा के पास नंदिनी रोड में एक तेज रफ्तार हाईवा ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने चक्का जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर शांत कराकर चक्का जाम को समाप्त कराया। नंदिनी रोड में ग्राम खेदामारा के पास हाईवा ने बुधवार दोपहर मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में घटना स्थल पर एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा ग्रामीणों को लाख समझाइश देकर मामले को शांत किया गया।
नगर पुलिस अधीक्षक छावनी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे के लगभग एक ही बाइक पर एक पुरुष, एक महिला एवं 2 बच्चे कोहका से बेमेतरा जा रहे थे। ग्राम खेदामारा के पास विपरीत दिशा से आ रही हाईवा वाहन ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में घटनास्थल पर ही एक स्त्री, एक पुरुष एवं एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं घायल बच्ची को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया है, जबकि तीनों ही शवों को सुपेला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। सीएसपी चंद्राकर ने बताया कि इस भीषण दुर्घटना के कारण ग्रामीणों ने सड़क पर आकर चक्का जाम कर दिया। माहौल तनावपूर्ण होने के कारण किसी भी तरह से ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। मृतक मेरे भाई हैं अनिल सिन्हा, उनकी धर्म पत्नी और उनके पुत्र और उनकी बेटी, तीनों रेवा जा रहे थे, ग्राम रेवा, और अकस्मात उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ऑन द स्पॉट सुनाई में आया है अभी कि उनके भैया और मेरे भाभी और उनके बेटा तीनों ऑन द स्पॉट डेथ हो गए हैं, और जो कि पुत्री है वो अभी सही सलामत है। मांग है कि कार्रवाई हो, अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसकी जांच की जाए अच्छे से। गाड़ी तो मेरे ख्याल से अभी पीछे खड़ी है, वही गाड़ी है। मैं तो मेरे को अभी पता चला इनके बारे में, मैं तुरंत आया, मैं भी ड्यूटी पे था, और गाड़ी है थाने में है गाड़ी, तो होगी और हमको भरोसा है शासन के ऊपर कि उचित कार्रवाई होगी जो भी है। खेदामारा गांव के पास दुर्घटना हुई है, जो जामुल से नंदनी जाने वाली रोड में, और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है। एक बच्ची हल्का घायल है, उसको अस्पताल भिजवाया गया है, और तीनों मृतकों को सुपेला हॉस्पिटल भेजा गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि कोहका से बेमेतरा की लोग जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी में बोल बम ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, और गाड़ी में क्या लगा है अभी उस संबंध में जानकारी गाड़ी मालिक का पता ही चल रहा है। गाड़ी मालिक का जांच किया जाएगा, अगर ऐसा पाया जाएगा तो इस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी, माननीय विभाग को भी सूचित किया जाएगा। अभी मृतकों का नाम जानकारी नहीं मिली, कोहका के हैं ये जानकारी मिली है। जी मैं सबसे पहले तो इस घटना की बहुत दुखद घटना है, और इस घटना को देखने के बाद बड़ा पीड़ा हुआ कि आज त्यौहार, हमारे पूजा तीजापुरा का त्यौहार था, और वो त्यौहार में जा रहे थे और एक तो भीषण दुर्घटना हो गई जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई और एक बच्ची है जो अभी अस्पताल में है, ऐसी जानकारी हुई है। तो देखने को ये मिला कि ये हमारी जो सड़कें हैं, सड़कों की जो गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं, इस कारण ये दुर्घटना अक्सर बनी रहती है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि जो पिछले सरकार 15 सालों से रही वो भी इस सड़क को बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन सड़क बनी नहीं। अभी कांग्रेस की सरकार आई है, इसका पुनः टेंडर हुआ है, और बहुत जल्द सरकार के द्वारा यह एक बेहतरीन सड़क का निर्माण हो जाएगा, जिससे दुर्घटनाएं अब कम होगी, ऐसी आशा हमारे को है। देखिए सड़कें बहुत पतली है, और सड़क छोटी होने के कारण, और अभी आप सड़कों पर देखेंगे इस प्रकार का लोड है, और इतनी हेवी व्हीकल चलती है कि जो हमारे मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले भाई लोग हैं, उनका चलना दुभर हो जाता है। तो ये दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे पास पर्याप्त सड़क की चौड़ाई नहीं होना। और जो पूर्व की सरकार थी उनने भी प्रयत्न किया कि एक चौड़ी सड़क बननी चाहिए थी, लेकिन चौड़ी सड़क नहीं बनी। अभी हमारी सरकार आ गई है, कांग्रेस की सरकार आ गई है, और माननीय रुद्र गुरु जी का क्षेत्र है, और गुरु जी की कृपा से और गुरु जी के प्रयत्नों से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रयत्नों से नंदिनी रोड को पुनः एक नई रोड बनाने की प्रस्ताव किया गया है। टेंडर भी हो गए, अतिशीघ्र ही रोड का चौड़ीकरण हो जाएगा, और जो समस्या जो रोज प्रयत्न दुर्घटनाएं हो रही है वह दुर्घटना में कमी आएगी, और दुर्घटना मुझे लगता है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जामुल पुलिस के द्वारा आरोपी हाईवा चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग जिले के नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने पदभार ग्रहण करने के बाद ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने विभिन्न सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग बद्री नारायण मीणा के साथ हुई खास बातचीत के अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको मिला रहे हैं नवपदस्थ दुर्ग SP, जिले के नए SP जिनकी अभी पदस्थापना हुई है, और उनसे हम चंद सवालात करेंगे। शहर की शांति व्यवस्था, क्राइम पर किस तरह का ये नकेल कसेंगे और आगे की कार्रवाइयाँ रूपरेखा इनकी क्या होगी। तो मिलाते हैं सबसे पहले बद्री नारायण मीणा सर को, SP सर को। सर आपका स्वागत है। सर आपने 2 दिन ही पहले यहाँ पदभार संभाला है, और क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद में हैं, और 2 दिन काफी होता है यहाँ की रूपरेखा और किस तरह का वातावरण समझने के लिए। क्या नजर आया आपको, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है? पुलिस के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में समस्याएं लगभग समान ही रहती, कमोबेश कुछ अंतर रहता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। बाहर के लोग यहाँ मिनी भारत यहाँ पे कहा जाता है, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पे रहते हैं। बड़ा शहर है यहाँ पे, उसी अनुरूप यहाँ पे उसी तरह क्राइम भी है। तो हमारा पुलिस का जो मेन काम रहता है कि पहले तो क्राइम को रोकना, फिर अगर कोई क्राइम होता है तो उसको डिटेक्ट करना जल्दी से जल्दी, ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके। तो पुलिस का काम, हम जो बेसिक काम है उसी को सुदृढ़ तरीके से करें और जनता के सहूलियत के अनुसार करें, तो निश्चित रूप से जनता की तरफ से हमारे को और सहयोग मिलेगा, और जनता के सहयोग के साथ में हम एक अच्छी पुलिसिंग देने का प्रयास करें। सर पूर्व में भी यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि बाहर से मादक पदार्थों की आवक यहाँ होती रही है, और पूर्व में SP द्वारा भी और प्रशासनिक जिम्मेदारी जो संभालते हैं उनके द्वारा भी इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था, और काफी हद तक उन्हें रोका भी। आपकी क्या रूपरेखा होगी इसमें? पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होती है सूचना। अगर हमारे पास हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क अच्छा रहेगा, लोग हमारे को इस बारे में सूचना करेंगे, तो हम ये सबको आश्वासन देते हैं या कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। सर पूर्व SP प्रशांत अग्रवाल सर ने जैसे यहाँ पदभार संभाला, लगभग 2 महीना थे, तो उन्होंने काफी हद तक कबाड़ियों पे और जो अवैध कारोबार करने वालों पर नकेल कसा था, और कार्रवाइयाँ भी की थी और बंद भी था। लेकिन अभी देखा जा रहा है हफ्ते भर से काफी सक्रियता उनकी नजर आ रही है, खासकर कबाड़ियों में। आप कैसी इसकी रूपरेखा बनाएंगे, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अगर ऐसा कुछ सूचना मिलती है तो बिल्कुल कठोर कार्रवाई होगी। बिल्कुल भी जिले में जुआ, सट्टा, अवैध कारोबार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अगर किसी थाना क्षेत्र में ऐसा होता है तो थाना प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार है। सर पूर्व SP की बात फिर से करूँगी मैं, प्रशांत सर की। उन्होंने लगभग कुछ थानों के जो 5 साल से अधिक जो कार्य कर चुके हैं कर्मचारियों का स्थानांतरण करवाया था उन्होंने,
और एक निर्देश भी दिए थे। कुछ के 3 साल ही हुए थे, उनके हो गए थे और कुछ के नहीं हुए थे। क्या इसको संशोधित किया जाएगा? इस पे इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रांसफर एक प्रक्रिया होती है। कोई भी व्यक्ति एक जगह पे 2 साल से या 3 साल से ज़्यादा नहीं रहता है, उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, होता है। तो वो मेरे को समझना पड़ेगा, यहाँ की प्रशासनिक आवश्यकताओं के बारे में समझना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है थाने के लिए, क्या ज़रूरत है, या फिर कोई किसी के विरुद्ध कोई शिकायत हो या कोई गलत गतिविधियों में लिप्त होगा, तो उसी अनुरूप प्रशासनिक आवश्यकता के अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। इसमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या है बैकग्राउंड है उसका। दुर्ग जिला आपके लिए नया है, 4 मंत्रियों का ये गढ़ निवास स्थान है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार, इन सब का गृहग्राम रहा हुआ है। तो यहाँ की जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और अपराध पर किस तरह नकेल कसेंगे, आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? मैंने आपको पहले भी बताया कि पुलिसिंग का काम बेसिक पुलिसिंग करना होता है। तो अगर हम बेसिक पुलिसिंग, गश्त, पेट्रोलिंग, सर्चिंग, आपका चेकिंग और जो टूल्स होते हैं पुलिसिंग के, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और मेरा एक और कोशिश रहेगी कि हम हमारी जो बीट प्रणाली है उसको सुदृढ़ करें। बीट प्रणाली क्या होती है कि एक थाना होता है, थाने के अंदर ही मिनी थाना होता है, जिसमें आपके कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल उसके प्रभारी, बीट प्रभारी होते हैं, एएसआई भी उसके प्रभारी हो सकता है अगर बीट ज़्यादा बड़ी हो या अपराध ज़्यादा हो। बीट जो कांस्टेबल होता है या अधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी बीट में जो भी सूचनाएं होती है या अपराध होता है उसके बारे में जानकारी रखें और उनकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को दें, आप उसके अनुरूप कार्रवाई करें। अगर ये सिस्टम सही चले तो आपका न केवल आपकी सूचनाएं आपके पास अच्छे से पहुंचेगी, बल्कि आप उस पर कार्रवाई करने में भी आपको सहूलियत होगी। इसके अलावा ये तो हुआ अपराधों के खिलाफ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम केवल अपराधियों से डील नहीं करते, हम आम आदमियों से भी डील करते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, वो भी काम बीट प्रभारी का होता है कि अगर कोई समस्या हो किसी की, कोई किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, पासपोर्ट की समस्या होती है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई समस्या हो, उसमें भी बीट प्रभारी उनकी हेल्प कर सकता है। अगर सीनियर सिटीजन्स के पास उसका नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो कोई उनको कैसी भी समस्या है तो वो उनको बुला सकता है, बात कर सकता है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि हम ये सिस्टम जो बेसिक पुलिसिंग का है इसको जनता तक पहुँचाएँ और जनता उनसे जुड़े। तो इससे न केवल हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी और अपराधों में नियंत्रण तो निश्चित रूप से हो ही जाएगा। बाकी जो संगठित अपराध होते हैं या ऐसे अपराध होते हैं जिसमें बाहरी गैंग इन्वॉल्व रहता है, उसके लिए हम अलग तरीके से डील करना पड़ता है। लेकिन मेन हमारा फोकस ये है कि लोगों को उनकी शिकायतों के प्रति त्वरित निराकरण। जैसे कोई भी आता है, किसी को ये लगता है कि मेरी ये समस्या है, ऐसी भी समस्याएं हो सकती है, तो अगर उसको तत्काल उसका निराकरण हो जाए तो उसको एक अच्छा एहसास होता है। और उस हम जो सर्विस करते हैं इसी के लिए करते हैं, हम जनता के लिए ही ये जो सब इतना जो टीम है उन्हीं के लिए। अगर हम उनको सहूलियत दे पाएंगे और अपराधियों में हम अगर डर पैदा कर पाएंगे तो हम सक्सेसफुल हैं। सर, पिंक गश्त हुआ या जियो खुलकर अभियान हुआ, इन सब अभियानों के माध्यम से प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता भी लाई जा रही है और किसी हद तक नशा या महिला अपराध को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। आप इस दिशा में और किस तरह का कार्य करेंगे या करवाएंगे? मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पुलिसिंग अकेला चल के नहीं हो सकती। ये एक सब मिलके जब काम करते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। सामाजिक समस्याएं जैसे नशा हो, इवन आप दूसरे भी अपराध देख लो, जो अब बड़े अपराधों को उनका जिसका मूल में जाओगे तो उनमें कहीं कहीं आप सामाजिक कुछ चीज़ें रहती है, जिसमें मान लो जुआई है तो जुआ खेलने की आदत लोगों में रहती है, तो उसको भी उस पर भी काम करना जरूरी है कि वो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो खेलते हैं। तो इसमें बातचीत करना, उनको समझाना, साथ में कार्रवाई करना, दोनों तरफ से काम चलेगा। और वहाँ पे गांव के लोग हैं, अगर शहर में चल रहा तो शहर के जो प्रबुद्धजन हैं उनका भी सहयोग हम ले सकते हैं। नशे के लिए, नशे अगर आइडियली जैसे आदर्श की बात करो तो अगर कोई नशा नहीं करे तो नशा को कौन बेचेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आदर्श की बात है वो। तो हम बेचने वालों पे तो जो इसमें इन्वॉल्व है, बेचता है या व्यापार करता है इसका, या जो भी
इन पर लिप्त है उनका हमारी जानकारी पे आता है तो उन पर कार्रवाई तो करनी है, हमारे को कानून में उसमें दिया हुआ है। साथ ही हम ये कोशिश करेंगे जो लोग इसमें दलदल में फंस जाते हैं उनको भी कैसे निकाला जाए। तो जैसे अभियान आप जिनका उल्लेख किए हैं उनके बारे में हम जानकारी ले लेंगे कि अभियान चल रहे हैं। अभी तक इस विषय पे बात नहीं कर पाए, इसलिए मैं बोल रहा था कि अभी कुछ चीज़ों के बारे में मेरे को जानकारी लेनी है, तो इनके विषय पे मैं जानकारी ले लूंगा और जो अच्छे अभियान है वो तो कंटिन्यू करेंगे। ये ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के आने से कोई अच्छे अभियान चेंज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जो अच्छे अभियान चल रहे हैं, जो अच्छे कार्य चल रहे हैं उनको कंटिन्यू किया जाएंगे। हम उस गति को बढ़ाएंगे अच्छे कामों की, किसी अच्छे काम को आगे ही ले जाना चाहिए। और फिर पुनः मैं अपनी बात को संक्षेप में यही कहूँगा कि पुलिसिंग हमारी रहेगी जिसमें जनता को सहूलियत रहे और अपराधियों में डर रहे। सर, ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दर्शकों को एक अपील कर मैं दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो बड़े लोग हैं जिनको वरिष्ठ लोग कहेंगे वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिसमें अच्छी शिक्षाओं में जो पुलिस के प्रति कोई वैरभाव नहीं रखे, पुलिस को अपना दोस्त समझे। ट्रैफिक के नियमों का पालन आप अपने बच्चों से करवाएं ताकि हमको उनके ऊपर सख्ती नहीं करनी पड़े। तीसरा, आप अपने जो बच्चे हैं उनको ये शिक्षा दें कि वो माताओं बहनों की सम्मान करें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। कोई ऐसी सूचनाएं हमको मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना करें। सभी जो हम कोशिश करेंगे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे एक वैसे भी थानों में उनकी लिस्ट रहती है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनके अनुभव या उनकी समस्याओं को त्वरित निराकरण का भी हम कोशिश करेंगे। तो आप लोगों के पास भी हम मीडिया के माध्यम से ये अच्छी बात है कि हमारे पास आप दर्शकों से बात करने का ही मौका है। तो आप लोगों को कैसी भी समस्या हो पुलिस से संबंधित या थानों से संबंधित ऐसी कोई समस्या हो कि थाने में आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, तो आप पुलिस अधीक्षक से सीधे मिल सकते हैं, बता सकते हैं अपनी बात। मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के मिलने के लिए उपलब्ध रहूँ। तो उसके लिए भी एक टाइमिंग मैं सोच रहा हूँ कि एक निश्चित टाइमिंग कर दूँ जहाँ पे मैं आम लोगों से निश्चित रूप से मिल सकूँ, जहाँ पे अपनी बातें कह सकें मेरे से। तो दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि आप पुलिस को सूचनाएं दें, सूचनाओं पे कार्रवाई नहीं होती तो मेरे को जानकारी दें। हम आपकी सभी समस्याओं को समाधान करने का अपना भरपूर कोशिश करेंगे। पूरी टीम इसमें कोशिश करेगी कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नवनियुक्त एसपी सर, दुर्ग एसपी सर बद्री नारायण मीणा जी। उन्होंने किस तरह की रूपरेखा होगी, अपराधों पर किस तरह नकेल कसी जाएगी और आने वाले दिनों में महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, इन सब की जानकारियां हमें दी। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेजी दवाओं के इस्तेमाल के लिए बड़े छोटे अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पूरे देश सहित प्रदेश में स्थापित है, उसी प्रकार भारतवर्ष की प्राचीन पद्धति पर आधारित आयुर्वेदिक चिकित्सालय मौजूद है। परंतु ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रचार प्रसार के अभाव में वीरान पड़े रहते हैं। आप सभी ने छोटे बड़े दवाखाने, क्लिनिक और अस्पताल तो देखे होंगे जहां हर बीमारी का इलाज आज आधुनिक मशीनों और तकनीकों से किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन पद्धति से संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी संचालित किए जाते हैं और ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं। परंतु प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के अभाव में ज्यादातर आयुर्वेदिक चिकित्सालय वीरान पड़े रहते हैं, जबकि यहाँ हर बीमारी से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी उपलब्ध होती है और हर मर्ज का इलाज भी यहाँ पर संभव होता है। और तो और अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से आज भी जिन लोगों को असाध्य माना जाता है उन लोगों का उपचार भी आयुर्वेदिक पद्धति में संभव है। हाँ, ये बात और है कि इस पद्धति में थोड़ा समय ज्यादा लगता है और आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आम इंसान के पास समय की कमी है। बीते कोरोना काल में भी आयुर्वेदिक पद्धति ने इस महामारी से लड़ने में अपनी काबिलियत सिद्ध की है। बावजूद इसके जानकारी होने पर भी लोग आयुर्वेदिक चिकित्सालय से दूरी बनाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ बड़ी और गंभीर बीमारियों का उपचार आयुर्वेदिक पद्धति में काफी आसान और कम खर्च में हो जाता है। हाँ, कुछ
कुछ दवाइयाँ थोड़ी सी महंगी जरूर है। दुर्ग के चंदखुरी में राजीव लोचन आयुर्वेदिक चिकित्सालय मौजूद है और यहाँ लगभग प्रतिदिन 150 लोगों का उपचार किया जा रहा है एवं आयुर्वेदिक औषधियाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस चिकित्सालय में ओपीडी बिल्कुल निःशुल्क है और ये चिकित्सालय लगातार अपनी सेवाएं आम जन मानस को प्रदान भी कर रहा है। इस पर विडंबना ये है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित होने के बावजूद केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ इस पद्धति में उपलब्ध नहीं है। अस्पताल की वर्तमान स्थिति और आयुर्वेद पर लोगों के विश्वास को लेकर चिकित्सालय के प्रबंधन से हमने खास चर्चा की है। जिनको जल्दी किसी को सर दर्द है तो जल्दी चाहता है कि जल्दी ठीक होके मैं जल्दी जाऊँ। आयुर्वेद में थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये इसका वजह है। लेकिन लोगों में रुझान आ रहा है धीरे धीरे आयुर्वेद के प्रति। नहीं, पेशेंट तो हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन अभी क्या है कि वर्तमान में जो कोरोना का काल है, कोरोना काल के कारण ही थोड़ा पेशेंट कम हुए हैं और भीड़ भाड़ हम लोग खुद भी नहीं चाह रहे कि एक इंस्टीट्यूशन है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ हो और फिर डिसीज इन्फेक्शन बढ़े, इसलिए थोड़ा सा पेशेंट कम है। बाकी जब नॉर्मलाइज होता है तो उसमें पूरे पेशेंट रहते हैं। नहीं, आयुर्वेद हमारी 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इस देश की पद्धति है, तो लोगों का रुझान तो बढ़ ही रहा है, बच्चों का भी रुझान बढ़ रहा है आज के डेट पे और धीरे धीरे लोगों में भी अवेयरनेस आएगा इसके प्रति। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, आज के डेट में भी है। चिकित्सालय को अपलेटेड ही नहीं किया है। तकलीफ ये है, पूरे देश में हमने एक RTI लगाया था जिसमें हमने पूछा कि भाई जो हमारा इंश्योरेंस वाली जो चीज़ है ISI, उस पर भी कोई आयुर्वेदिक अस्पताल एफिलेटेड नहीं है। इसी है नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं है जी। मतलब ये दुर्भाग्यजनक बात है। सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अवेयरनेस की कमी है लोगों में। हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का बोले या ये लोग बोलते हैं कि हमारा स्टेट हर्बल है, लेकिन इसका सही यूटिलाइज या बोला जाए दोहन वो नहीं हो पा रहा है। लोगों के पास टाइम की कमी है या फाइनेंशियल का एक प्रॉब्लम होता है। मॉडर्न मेडिसिन थोड़े सस्ते में आ जाते हैं, बट आयुर्वेदिक की दवाइयाँ देखा जाए तो हमको थोड़ा कास्ट वाइज थोड़े से महंगे पड़ते हैं और टाइम टेकिंग भी होता है, उसमें थोड़े से टाइम लगते हैं। बट सर, आयुर्वेद की दवाइयाँ या इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा सेफली है, क्योंकि हमारे मॉडर्न में तो हम जल्दी इक्विट इस पे ठीक हो जाते हैं, बट जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उस पर काफ़ी इफेक्ट डालता है, जो बाद में बहुत जटिल बीमारियों का कारण बनता है। मैं तो यही बोलूँगी। इसमें एजिंग फैक्टर वाले पेशेंट, जो जोड़ों के दर्द या फिर आज के डेट में देखा जाए तो लोग ज़्यादा डिप्रेस हैं, तो उनके पेशेंट, खान पान, हमारा जीवन शैली हमारी चेंज हो गई है। लोग अपने दौड़ते भागते जीवन में मतलब ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, तो उसके कारण काफ़ी डिप्रेसिव पेशेंट भी आते हैं या हेयर फॉल को लेकर हमारे पास पेशेंट आते हैं। सर, इसमें देखा जाए तो जैसे पैरालिटिक पेशेंट है, पक्षाघात का पेशेंट, मॉडर्न में उसको एक ट्रीटमेंट तो दे दिया जाता है। हेमोराइड होता है तो उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं, उसका जो ब्लड थके रहते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए मेडिसिन देते हैं, बट वो सामान्य होने के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे थेरेपी हैं और दवाइयाँ हैं जो उसको 95 से 98% या बोला जाए तो 100% भी हम ठीक कर सकते हैं उनको। आमवाद की बीमारी है, रोमेटाइटिस है, जिसके पास अभी तक मॉडर्न में कोई ऐसा दवाइयाँ आई नहीं है जिसको पूरा क्योर कर सके वो। लेकिन मैं तो यही बोलना चाहूँगी, आयुर्वेद का वो पनाह लें और एक बार ज़रूर आकर देखें। मैं बोलती हूँ कि उनको 95% तक उनको आराम जरूर मिलेगा। एक समय था जब पूरे विश्व भर में सिर्फ आयुर्वेद ही अपनाया जाता था और उस समय इंसानों की उम्र काफी लंबी भी हुआ करती थी, और आज अंग्रेजी दवाओं के इस्तेमाल के बाद भी इसके दुष्प्रभाव से इंसानों की उम्र घटती सी जा रही है। अंग्रेजी दवाइयाँ हमारे बीमारियों पर जितनी तेजी से असर करती है, उतनी ही तेजी से इसके दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर को खोखला करते जाते हैं। इसलिए आज ये जरूरी है कि हम भी भारत की प्राचीन पद्धति पर भरोसा करें और आयुर्वेद को अपनाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
आकाश गंगा फुटकर साप्ताहिक व्यवसायिक कल्याण समिति द्वारा साप्ताहिक बाजारों में सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से सब्जी बेच रहे व्यापारियों के खिलाफ नगर निगम जोन 2 की आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में इन्हें हटाए जाने और इनकी वजह से हो रही परेशानियों से अवगत कराया गया है। कोरोना काल में शहर के साप्ताहिक बाजारों के बंद रहने के दौरान सब्जी विक्रेताओं द्वारा बाजारों के किनारे बैठकर सब्जी बेचने का कार्य किया जाता था। अब बाजारों के शुरू होने के बाद भी इनके द्वारा सड़क पर बैठकर सब्जी बेची जा रही है। इसकी वजह से साप्ताहिक बाजारों में बैठने वाले सब्जी व्यापारियों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। बाजार आए ज्यादातर ग्राहक सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से बैठे सब्जी व्यापारियों से खरीदी कर लौट जाते हैं और बाजार में बैठे सब्जी व्यापारी बैठे ही रह जाते हैं। इसके विरोध में सब्जी विक्रेताओं द्वारा नगर निगम जोन 2 की आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। अपनी परेशानियों से आकाश गंगा साप्ताहिक फुटकर व्यवसायिक कल्याण समिति के सचिव प्रमोद सिंह और एक अन्य ने अवगत कराया। सर, भिलाई नगर निगम और रिसाली नगर निगम के तहत कोरोना काल में बहुत सारे लोग सड़क पर बैठना शुरू कर दिए। आज के डेट में सब चीज़ खुल चुका है, अनलॉक हो गया है और अवैध रूप से सब व्यापार कर रहे हैं। हमारे बाज़ारों में ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं और कुछ हमारे व्यापारी या कुछ बाहर के जो कि इधर उधर फुटपाथ पे कहीं कहीं लगा रहे हैं। सड़क अवरुद्ध हो रहा है। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे बाज़ार खुल गया कि आप निर्धारित जगह पे जो है आकर के वो व्यापार करें। और निगम से, रिसाली नगर निगम और भिलाई नगर निगम दोनों से हम आग्रह और निवेदन किए हैं कि आप इसमें सहयोग करें कि फुटपाथ पे जितने जो अवैध लगा रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और जहाँ निर्धारित जगह है वहाँ पे व्यापार करने की अनुमति दी जाए। हम यही चाहते हैं जिससे कि हम लोगों का व्यापार चले। आए दिन बहुत सारा समस्याएं आ रहा है इसमें, जैसे ग्राहक नहीं पहुँच रहे हैं और लोग सब्जी ले जा रहे हैं। यहाँ 15 रुपये खरीदी हो रहा है, 10 रुपये बेच रहे हैं, फिर भी नहीं बिक रहा है। एक्सीडेंट हो रहा है, सो अलग बात है। बहुत तरह से जैसे रोड बाधित हो गया, जैसे 18 नंबर बाजार ले लीजिए, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई समस्या रहता है। डीपीएस चौक पे ले लीजिए, वहाँ पे है जो कि पूरा लाइन से लगा के रखे हैं, वहाँ पे समस्या। नेहरू नगर चौक पे ले लीजिए, यहाँ मरोदा स्टेशन मरोदा के पास डेली बाजार लग रहा है। इस तरह से जो है रोड ऐसे बाधित हो रहा है कि आने जाने में परेशानी हो रही है। यह बाजार में हमारे ग्राहक नहीं पहुँच रहे हैं। जो रोड पे दुकानें लग रही है उनसे हमको आए दिन सड़क की दुर्घटनाएं होती रहती है। जैसे 18 नंबर बाजार हो गया, डीपीएस चौक में हो गया, हर जगह दुकानें लग रही है। इसमें बहुत दुर्घटनाएं बनी रहती है। रुआ बांधा में भी ऐसी होता था, लेकिन रुआ बांधा में पुलिस प्रशासन ने पूरी दुकानें रोड पर के ठेला हटवाया। बहुत अच्छा नगर निगम रिसाली ने काम किया। हम यही चाहते हैं कि भिलाई नगर निगम भी हमारे जो भिलाई क्षेत्र में बाजार आते हैं ऐसा काम करे। गौरतलब है कि शहर के अधिकांश साप्ताहिक बाजारों में अनाधिकृत रूप से सड़क पर बैठकर सब्जी बेचने का कार्य किया जाता है। ऐसे सब्जी विक्रेताओं को खदेड़ने नगर पालिक निगम रिसाली के अधिकारियों ने रुआ बांधा शनिचरी बाजार में हाल ही में कार्रवाई की है। भिलाई नगर निगम को भी इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर भिलाई और रिसाली निगम के अधिकारियों, नेशनल हाईवे के अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नेशनल हाईवे में जारी निर्माण कार्य के दौरान कुम्हारी से खुर्सीपार तक आवागमन में हो रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और आवागमन कर रहे लोगों को राहत देने योजना बनाई गई। साथ ही सर्विस रोड की हालत में सुधार करने पर सहमति बनी। बैठक की जानकारी एएसपी संजय ध्रुव ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। बताएंगे एनएच के अधिकारियों के साथ आज बैठक हुआ, किस प्रकार से बैठक हुआ और रोड को लेकर क्या निवाकरण हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय के निर्देश पर ये मीटिंग आहूत किया गया था, जिसमें नगर निगम, दोनों नगर निगम, एनएच के अधिकारी, ट्रैफिक के अधिकारी, प्रशासन से एसडीएम मैडम आदि सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। मीटिंग का उद्देश्य था कि जो कुम्हारी से लेकर खुर्सीपार तक जो एनएच का निर्माण चल रहा है, उस निर्माण के दौरान लोगों की जो आवाजाही है उसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो कुछ जगह जाम भी लग जाते हैं। और इन परिस्थितियों में लोगों को किस तरीके से राहत दिलाया जाए, बेहतर तरीके से उसका डाइवर्सन या अन्य प्लान जो है उनका एग्जीक्यूशन किया जाए, उसी संबंध मीटिंग थी। मीटिंग में कुछ सहमति बनी है। निश्चित तौर पर इससे भविष्य में फायदा होगा जो वहाँ पर लगने वाला जाम। सर बताएंगे गड्ढों से कब तक निजात मिल पाएगी। जो संधारण कार्य है वो तो
पूरा द्रुत गति से चल रहा है, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों की बारिश के कारण थोड़ा ज़्यादा रोड ख़राब हो गया था। और कुमारी में जो है वो कुछ इरिगेशन का जो पानी कैनाल है वहाँ पर वो ओवरफ्लो होने के कारण हमारे रोड में कुछ पानी आ रहा है। उसके कारण से हमारा जो रोड है वहाँ पर 50 मीटर के आसपास का कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो जैसे रात में हमने कल भी ब्लॉक लिया है और 2 घंटे उस रोड में 8 इंच के आसपास उठा दिया है रोड को, तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी बारिश होते हुए लगभग 3 महीने के आसपास निकल गया है, लेकिन अभी तक ये स्थिति नहीं थी। लेकिन पिछले पिछले 10 दिनों में बहुत अत्यधिक वर्षा के कारण जो पानी ज़्यादा बारिश हुई है और जो कैनाल का जो पानी आया है उसके कारण रोड जाम की स्थिति बनी है और वहाँ पे कुछ गड्ढे हो गए थे जिनको मतलब डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग किया जा रहा है और रिपेयर किया जा रहा है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नवा जिंदगी की शुरुआत। तै कुछ कहना चाहत रहीस ना? कोरा कागज रही से मन मोर ओमा नाम लिख डारे हूँ, तोर जवाब तो देख के जा। सोच के बताऊं। संगमया के बंधना तैहा जोर लेते गोरी रे माया मोला दे दे माया दे दे माया तैहा ले ले। कमल नाम है एकर, तोरे बापूजी तोर ब्याह के बाद चलाए हैं एकर संग। कही दे बोला जो मैं तय कर चुके हूँ वही छोही। फिर ये रिश्ता में का बुराई है रामलाल जी? हर रिश्ता एकर सती नहीं टूटे कि वो बुराई होती, कुछ रिश्ता एकर सती भी नहीं होए कि वो खूबी नहीं होए चला हम चाहता। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था।
banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Project by K. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिजली बिल बटाने के मामूली विवाद को लेकर पोते ने अपने ही सगी दादी के सर पर डंडे से वार करके हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग बालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पोते ने अपनी ही सगी दादी के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर हत्या कर डाली। मामला बिजली बिल का पैसा किस तरह जमा कराने जैसे मामूली विवाद के चलते वृद्ध दादी पर डंडे से सिर पर वार कर दिया, जिससे खून का ज्यादा रिसाव होने के कारण वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामला दुर्ग थाना क्षेत्र अंतर्गत गंजपारा बांध तालाब का है, जहां दादी द्वारा अपने पोते को समझाने के ढंग में कहा गया कि काम वाम में जाया करो। पिछले कई दिनों से दादी के द्वारा अपने पोते को खरी खोटी सुनाई जाती रही थी, जिससे तंग आकर आवेश में घर पर रखे डंडे से अपने ही दादी के सिर पर वार कर दिया। इस मामले में दुर्ग नगर पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल द्वारा मिली जानकारी के अनुसार घटना दोपहर 2:30 बजे की बताई जा रही है। मृतक और उसका पोता दोनों ही घर पर थे। घर के अन्य सदस्य अपने कामों पर गए हुए थे। करीब 5 बजे नाबालिग आरोपी की बहन घर पहुंची तो उसने अपनी दादी का सर फटा हुआ देखा और आसपास खून बहा हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज को दुर्ग नगर पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल ने जानकारी दी। ये मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत का है, जिसमें ये गंजपारा क्षेत्र का मामला है, जिसमें अमृतबाई मानिकपुरी की हत्या हुई है और उसके पोता है, उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। और फिर अभी प्रथम दृष्टया जो जांच में बात आ रही है कि उसके पोते के द्वारा अपनी दादी के साथ में घरेलू विवाद को लेकर अचानक क्रोध में ही आके डंडा का उपयोग करते हुए उसके सिर पे 2 से 3 बार चोट की गई है, जिसमें उसकी मृत्यु हो चुकी है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई 3 के सिरसा गेट फाटक बंद होने के कारण आए दिन रोड जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसके कारण यहां से आवागमन करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए रेलवे द्वारा सिरसा गेट के पास 9 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अंडरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो लगभग पूरा होने की कगार पर है। आम जनता की परेशानियों को देखते हुए भिलाई 3 के सिरसा गेट के पास रेलवे प्रशासन द्वारा नवनिर्मित अंडरब्रिज का निर्माण कार्य लगभग 9 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है। गौरतलब है कि भिलाई 3 से पाटन ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है। इस मार्ग से रोजाना करीब 50,000 लोग आवागमन करते हैं, जिसमें ग्रामीणों से लेकर रेलवे कर्मचारी, भिलाई इस्पात संयंत्र और NSPCL अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। क्योंकि इस रेलवे फाटक से गाड़ी गुजरने के कारण फाटक बंद हो जाने से लंबा जाम लग जाता है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी मुसीबतों का सामना करते देखा जाता है। वहीं सामान्य तौर पर प्रतिदिन इस फाटक से रोजाना 160 ट्रेनें गुजरती है, जिसके कारण हर 3 मिनट में ये रेलवे फाटक बंद हो जाता है, जिसके कारण फाटक से 4 लेन तक जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए रेलवे द्वारा अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। वहीं निर्माण कंपनी के जानकारी के अनुसार भारी वाहन के आवागमन को देखते हुए 4.25 मीटर का निर्माण किया गया है। वहीं इस अंडरब्रिज के चालू हो जाने के बाद यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी राहत महसूस होगी। वहीं इस ब्रिज के निर्माण के लिए भिलाई 3 वासी काफी संघर्ष भी किए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व प्रभारी रायपुर ग्रामीण विधानसभा राजेंद्र साहू ने अपने जन्मदिन पर बड़े ही सादगी व सेवा भाव के तहत दिन भर सेवा कार्य का आयोजन कर लोगों के बीच पहुंचकर आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रायपुर ग्रामीण विधानसभा प्रभारी राजेंद्र साहू के जन्म दिवस के अवसर पर मंगलवार को उनके समर्थक एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना महामारी को देखते हुए कहीं बड़ा आयोजन न करते हुए पूरे दिन भर सेवा भाव का कार्य आयोजित किया गया, जिसके तहत पुराना बस स्टैंड स्थित बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने पर चादर पोशी करने के बाद चंडी मंदिर दुर्ग में पूजा अर्चना कर गुरुद्वारा में अरदास की गई। इसी कड़ी में दुर्ग जिला चिकित्सालय व दुर्ग वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात कर दुर्ग स्टेशन में गरीब, असहाय, विकलांग एवं जरूरतमंदों को भोजन, मिष्ठान, नमकीन, फल का वितरण किया गया। इस अवसर पर शामिल लोगों ने उनके दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।